रेफ्रिजरेंट। आवाज मेरी क्लियर है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, लिखिए इसमें रेफ्रिजरेंट में लिखिए इट इज ए हीट कैरिंग मीडियम। इट इज ए हीट कैरिंग मीडियम। इट इज ए हीट कैरिंग मीडियम during the cycle. It is a heat carrying medium during the cycle which rejects heat at condenser and extract heat from evaporator देखिए, जो हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं जिसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं और चारों मेजर कंपोनेंट के अंदर एक जो वर्किंग सब्सटेंस होता है हमारा, जो हीट को कैरी करने का काम करता है, हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, जो कि कंडेंसर के साइड जाके हीट को रिजेक्ट करता है और इवेपोरेटर से के साइड आके हीट को एब्जॉर्ब करता है। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर के हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है इवेपोरेटर के साइड। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट को कैरी कर रहा है, इसी को हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। जो आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेंट पढ़ते हैं, एक मिनट। हेलो हेलो, क्लास ले रहे थे तो बताओ। कल का तो खाते हैं ना? हाँ हाँ, खा लेंगे। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा, जो हीट को कैरी करने का काम करता है, इसी को हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपका कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर लगा होता है, एक एक्सपेंशन डिवाइस होता है और एक इवेपोरेटर होता है। इस तरह से 4 मेजर कंपोनेंट लगे होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर। ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर ये जो पाइप है आपका, ये जो कॉपर का पाइप यूज करते हैं, ये कॉपर का पाइप यूज करते हैं, इसके अंदर जो सब्सटेंस है जो हीट को कैरी करने का काम करता है, उसी को हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैंने बोला कि आपका जो ये वर्किंग सब्सटेंस है हीट को कैरी कर सकता है, तो क्या वाटर रेफ्रिजरेंट है? क्या वाटर को हम रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं? क्या वाटर को हम रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं? अच्छा, वाटर को रेफ्रिजरेंट नहीं बोल सकते। एयर को? नहीं, देखिए, रेफ्रिजरेंट तो हम इसको बोल ही सकते हैं, पर रेफ्रिजरेंट जो ये बोलते हैं ना, इसको रेफ्रिजरेंट के प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इसको नहीं बोलते। ये हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत आता है। मतलब ये आपको रेफ्रिजरेंट है क्योंकि ये हीट को कैरी करने का काम करता जरूर है, पर डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो चलिए एक काम करते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो रेफ्रिजरेंट है आपका, रेफ्रिजरेंट 2 तरीके के होते हैं। चलिए इसको लिख लेंगे। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब रेफ्रिजरेंट, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट लिख के रेफ्रिजरेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट लिख के रेफ्रिजरेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और दूसरे तरफ लिखेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट।
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में डैश दे के लिख लीजिए। द रेफ्रिजरेंट which takes participate the refrigerant which can take participate the refrigerant which can take participate in refrigeration cycle is called primary refrigerant. The refrigerant which can take participate in refrigeration cycle is called primary refrigerant. For example आप बोल सकते हैं R22, R11, R12, R32, R134A, R410A, ये जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं ये सब डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इन रेफ्रिजरेंट को हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। मतलब जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकता है उन रेफ्रिजरेंट को हमने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के उसमें रखा। और आप सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसको बोलेंगे वो भी लिख लीजिए। द रेफ्रिजरेंट which are not directly participate the refrigerant which are not directly participate the refrigerant which are not directly participate in refrigeration cycle the refrigerant which are not direct participate in refrigeration cycle but it is first cooled by primary refrigerant and then used for cooling purpose are called secondary refrigerant वैसे रेफ्रिजरेंट जो जैसे कि आपने बोला कि सर कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, पर उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट ही नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उस तरह के रेफ्रिजरेंट को हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उसके कांटेक्ट में ला रहे हैं और फिर उससे वो ठंडा हो रहा है और फिर कूलिंग पर्पस से यूज हो रहा है। डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा पर कूलिंग पर्पस से यूज हो रहा है, वैसे रेफ्रिजरेंट को हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। जैसे कि आपको हमने बताया H2O वाटर यूज कर रहे हैं या एयर यूज कर रहे हैं या फिर ब्राइन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, H2O और ग्लाइकोल प्लस NaCl, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है या एयर है या H2O है वाटर है, ये जो है वो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आएगा,
फिर ठंडा होगा, देन कूलिंग पर्पज से यूज होगा। तो इस तरह के रेफ्रिजरेंट को हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। इस तरह के रेफ्रिजरेंट को हमने क्यों नहीं यूज किया, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? वाटर रेफ्रिजरेंट को कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए, मान लिया जाए आपका ये AHU है और इस AHU में जो है 3 बॉक्सेज होते हैं। पहला बॉक्स मिक्सिंग चेंबर कहलाया, दूसरा बॉक्स कॉइल वाला जोन होता है और तीसरे में ब्लोअर लगा होता है। तो यहाँ से जो कॉइल होता है वो पाइप से कनेक्ट होता है और ये पाइप कनेक्ट होता है किससे? चिलर से। ये पाइप कनेक्ट है हमारा चिलर से, चिलर के इवेपोरेटर के साइड से कनेक्ट है। तो ये जो चिलर है, चिलर के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर। तो यहाँ पे तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल चलेगा मान लिया जाए। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज हुआ। पर अब आपका जो AHU लगा हुआ है या आपके रूम के पास लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, रूम से एयर को सक कर रहा है। इसका काम है रूम से एयर को सक करना। तो ये क्या करने लगा, रूम से आपका एयर सक करने लगा यहाँ से और फिर रूम में एयर को सप्लाई करने लगा। अब यहाँ ये एयर डायरेक्ट तो कांटेक्ट में आ नहीं रहा है। ये जो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है जो इवेपोरेटर के साइड से, ये आपका इवेपोरेटर का सेक्शन है, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आएगा नहीं। ये आपका कंडेंसर का सेक्शन है, चिलर लगा हुआ है बेसमेंट में या लोअर फ्लोर पे, या एयर कूल चिलर है तो लगा हुआ है छत पे। तो आपका ये एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में तो इस रेफ्रिजरेंट के नहीं आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पाइप के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन फ्लो करवा रहे हैं या वाटर फ्लो करवा रहे हैं। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन जो आपका है ये इस वाटर के, ये रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आएगा, हीट को रिलीज करेगा, कूल होगा और फिर सप्लाई होगा हर एक AHU के पास और कॉइल के अंदर फ्लो होगा। और जो आपका रूम से एयर रिटर्न हो रहा है वो इसके कांटेक्ट में आएगा और फिर रूम सप्लाई होगा ठंडा होके, एयर सप्लाई होगा रूम के अंदर ठंडा होके। तो यहाँ पे ये जो एयर है, अगर आप AHU के पास जाएंगे और आपको बोला जाए कि सर AHU में जो डक्ट के अंदर जो एयर सप्लाई हो रहा है वो ठंडा कैसे हो रहा है, तो डायरेक्ट तो हम देखेंगे किस कैसे कि सर इस पाइप के अंदर जो है वाटर सप्लाई किया जा रहा है। ब्राइन सॉल्यूशन भी वाटर ही है, उसमें ग्लाइकोल NaCl मिला दिया गया है। तो ये वाटर मान लीजिए एयर के कांटेक्ट में रहा तो हम तो यही बोलेंगे सर वाटर के साथ ठंडा हो रहा है। पर ये वाटर जो है वो आ रहा है रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में। तो डायरेक्ट रूप से तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। AC के अंदर जितने भी आप AC देखते हैं, विंडो AC है, स्प्लिट AC है, VRV सिस्टम है, पैकेज यूनिट है, DX सिस्टम है, ये सभी AC के अंदर रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। पर चिलर यूनिट के अंदर, जो चिलर यूनिट होते हैं उसमें आपका रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि रेफ्रिजरेंट पहले इस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ब्राइन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो पहले ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करेगा और ब्राइन सॉल्यूशन एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो ये भी तो एक रेफ्रिजरेंट का ही काम कर रहा है, पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसीलिए इसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का नाम दिया गया। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है, मेन काम ये नहीं कर रहा है, पर मेन काम जो कर रहा है उसके कांटेक्ट में आके ये एयर को ठंडा करने का काम तो यही कर रहा है। बात आती है सर इस, देखिए अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर जो है वो फ्रीज भी तो हो सकता है। मान लीजिए रेफ्रिजरेंट ठंडा ज्यादा है, उसके कांटेक्ट में अगर वाटर आएगा तो खुद भी तो फ्रीज हो सकता है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने का काम करता है ग्लाइकोल।
और क्योंकि यहाँ पे जो पाइपिंग की जाती है वो MS पाइप, माइल्ड स्टील का पाइप यूज किया जाता है, तो जंग ना लगे इसके लिए NaCl मिलाया जाता है। उसका जो मिक्सचर होता है उससे जंग नहीं लगता जल्दी माइल्ड स्टील के ऊपर, प्लस जो आपका जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो वाटर आपका फ्रीज नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि पाइप के अंदर ब्राइन सोल्यूशन फ्लो कराइए। कई लोग वाटर भी कर देते हैं, छोटा प्रोजेक्ट होता तो, और नॉर्मली ब्राइन सोल्यूशन ही यूज करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे जो है हम सिंपल वाटर ही यूज करते हैं। मतलब एक्चुअली ब्राइन सोल्यूशन आता है मार्केट में, ब्राइन सोल्यूशन आता है वो केमिकल वगैरह मिला हुआ। अगर नॉर्मल वाटर तो इसे फ्लो करना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल वाटर अगर फ्लो कराएंगे ना तो आपका माइल्ड स्टील का पाइप है, जंग लग जाएगा जल्दी, कोरोजन हो जाए। तो इसलिए नॉर्मल वाटर यूज करते हैं। नॉर्मल वाटर यूज करते हैं जब कूलिंग टावर यूज करते हैं ना, तो कूलिंग टावर के अंदर जो हम वाटर यूज करते हैं वो नॉर्मल वाटर यूज होता है। नॉर्मल वाटर यहाँ से फ्लो कराते हैं कंडेंसर के साइड, पर यहाँ पे भी नॉर्मल वाटर नहीं होता, उसका TDS लेवल वगैरह चेक किया जाता है। TDS का मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड। वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उन मिनरल्स और मेटल्स कितने होने चाहिए उसको टेस्ट करके ही डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर TDS लेवल ज़्यादा होगा तो पाइप आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ से जो वाटर हम सप्लाई करते हैं उसका TDS चेक करते हैं, और देन TDS लेवल चेक करके ही हम वाटर फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज किया जा रहा है, तो ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में ये वाटर, एयर या ब्राइन सोल्यूशन क्यों नहीं यूज किया? तो इसका मतलब कुछ रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टीज पे वो खरा उतरेगा तभी उसको यूज किया जाएगा। तो आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। पहला प्रॉपर्टी लिखिए लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे एज ए एग्जाम्पल आपने बोला सर मैं H2O यूज करूंगा, मान लेते हैं, तो H2O अगर आप यूज करेंगे तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि आप कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, तो कंप्रेसर हमेशा किसको कंप्रेस करता है? वेपर को कंप्रेस करता है। अगर वेपर नहीं भेजेंगे तो साइकिल का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि अगर हम वाटर यूज करेंगे तो वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रूम से जो एयर आ रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब 30 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में आके आपका वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा नहीं, तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो कम हीट को गेन करके, मतलब उसका टेम्परेचर कम ही होगा, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं हम चाहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो ताकि वो कम हीट को गेन करके वेपर में कन्वर्ट हो सके। दूसरा पॉइंट है लो फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमारा रेफ्रिजरेंट फ्रीज होना चाहिए वो भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो टेम्परेचर अगर गेन हो गया तो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो ज़्यादा अच्छा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, क्योंकि वो इवेपरेटर के साइड जब आएगा तो एयर के हीट को गेन करेगा, तो हीट को गेन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी से क्या होगा? इवेपरेट हो पाएगा। लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वो
फ्रीज ना हो पाए। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिए लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मान लिया जाए आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इवेपोरेट होगा तो आप हीट को गेन करके वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अगर लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा तो हमारा कंप्रेसर का साइज भी क्या होगा, कम होगा। अगर हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा तो हमें बड़ा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए रेफ्रिजरेंट हीट को गेन करके इवेपोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है, वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, तो हमें कंप्रेसर का साइज भी बड़ा रखना होगा। तो हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो लो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका होना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेगा हाई हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको समझाइए मुझे, कोई किसी को समझ आ रहा है? हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हम जब रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर के पास भेजते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। कंडेंसर से जब निकलता है तो कंडेंसेट होने के बाद लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में ही इवेपोरेटर के पास आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है। तो हम चाहते हैं कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हीट को मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट को गेन करे। अब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए मतलब फेज को चेंज करने के लिए लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए मैंने लिखा हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब ज्यादा से ज्यादा हीट गेन करेगा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए तो हमारे रूम का हीट ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो पाएगा रेफ्रिजरेंट के द्वारा। पांचवा पॉइंट है क्या बोलते हैं उसको, पांचवा पॉइंट है केमिकली स्टेबल, केमिकली स्टेबल। हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए रेफ्रिजरेंट लीक होता है और वो केमिकली स्टेबल नहीं है, मान लिया जाए वो रिएक्टिव है, वो किसी गैस के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो हो सकता है पॉइजन क्रिएट करे, हो सकता है आग लग जाए। तो वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। छठा पॉइंट आप यही लिख सकते हैं, ये होना चाहिए नॉट फ्लेमेबल, नॉट फ्लेमेबल। सातवां पॉइंट लिख सकते हैं नॉट नॉट फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। और आठवां पॉइंट लिखेंगे लो कॉस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि ये सारी प्रॉपर्टीज तो उस रेफ्रिजरेंट में हो, लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल। मतलब ऐसा रेफ्रिजरेंट नहीं होना चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छी है जी और उसका कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है या इजीली अवेलेबल ही नहीं है, तो उस तरह का रेफ्रिजरेंट हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्लस लो कॉस्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक रेफ्रिजरेंट की। लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉट फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और लो कॉस्ट होना चाहिए। दो तरह के रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं करते पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा पहले
ठंडे किए जाते हैं, देन कूलिंग पर्पज से यूज होता है। रेफ्रिजरेंट का काम ही होता है हीट को कैरी करना, हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। एक जगह से दूसरे जगह का मतलब क्या है, हीट को, एयर के हीट को पहले गेन किया इवेपोरेटर के साइड में और फिर कंडेंसर के साइड में जाके रिजेक्ट कर दिया। अब इतना लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे इसी में फिर डेजिग्ने, हाँ सर, अमोनिया भी यूज होता है सर, पर अमोनिया का यूज कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं किया जाता। अमोनिया का यूज ज़्यादातर किया जाता है बर्फ जमाने में, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक ऐसा गैस है जो मतलब फ्लेमेबल है। क्या सर? मतलब टॉक्सिक होगा, मतलब मुझे याद टॉक्सिक होगा शायद, इसलिए नॉर्मली जो हम यूज नहीं करते उसको। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कभी आपने अमोनिया का यूज नहीं देखा होगा, या कॉमर्शियल बिल्डिंग में अमोनिया का यूज नहीं देखा होगा। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। देखिए रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट किया जाता है आर के द्वारा। आप रेफ्रिजरेंट जो नाम लिखते हैं उसको आप कैसे डेजिग्नेट करते हैं, आर के द्वारा। रेफ्रिजरेंट को आर से डिनोट करते हैं, देन डैश और एक सर्टेन नंबर लिखा होता है, एक सर्टेन नंबर लिखा होता है। ये सर्टेन नंबर जो है वो उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। मतलब सबसे पहले रेफ्रिजरेंट जो डेजिग्नेट किया जाएगा, सबसे पहले आर लिखा जाएगा, देन डैश लगाया जाएगा और फिर एक सर्टेन नंबर लिख दिया जाएगा। रेफ्रिजरेंट हमेशा से हम कहीं पे भी जाएंगे तो उसको रेफ्रिजरेंट को इंटरनेशनली आर से डिनोट करते हैं और एक सर्टेन नंबर उसके आगे लिखा होता है। ये सर्टेन नंबर उस रेफ्रिजरेंट के मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। जैसे आप R22 लिखते हैं, R32 लिखते हैं, R134A लिखते हैं, तो ये सब क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट है जिसका डेजिग्नेशन R से डिनोट किया जाता है और एक सर्टेन नंबर लिखा होता है। R718, R717 ये सभी रेफ्रिजरेंट हैं और इनको हमेशा R से डेजिग्नेट करते हैं और एक नंबर लिख दिया जाता है। ये नंबर उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। ये जैसे आप जो है रेफ्रिजरेंट जो यूज कर रहे हैं ना, उसके आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब थोड़ा सा वेट वगैरह चेंज किया जाता है उसका, तो उसको नंबर देते हैं ए, ऐसा करके A B C ऐसा करके नंबर दे देते हैं उसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे नॉमेनक्लेचर या फिर लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। लिख लीजिए केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट। देखिए रेफ्रिजरेंट जो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तरफ लिख लीजिएगा ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, और एक तरफ लिख लेंगे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। कोई भी रेफ्रिजरेंट ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, पहले उसको कैसे पकड़ में आएगा वो कि ऑर्गेनिक है, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। जैसे मान लीजिए एक मैं रेफ्रिजरेंट लिख रहा हूँ NH3 अमोनिया है। बताइए अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? कैसे पकड़े आपकी इनऑर्गेनिक है?
कार्बन नहीं है, ठीक है। H2O, H2O बताइए ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? H2O ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? बताओ भाई। ये भी इनऑर्गेनिक है, बहुत अच्छे। क्यों नहीं है, क्यों है इनऑर्गेनिक? कार्बन नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए CO2 ऑर्गेनिक, क्यों है ऑर्गेनिक? ये भी इनऑर्गेनिक है। आपका जो थ्योरी है कि कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक बोलेंगे, और कार्बन नहीं हो, सॉरी, आपका कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक बोलेंगे, और कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक बोलेंगे, यहाँ पे हो गया फेल। जनरली हम ऐसा बोलते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक। तो ऐसा हम बचपन से में पढ़े थे कि ऑर्गेनिक होगा तभी जब कार्बन होगा, इनऑर्गेनिक होगा जब कार्बन नहीं होगा, और यहाँ पे कार्बन है और ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। देखिए ऑर्गेनिक कैसे पकड़ेंगे आप? ऑर्गेनिक को पकड़ने के लिए 4 चीज याद रखेंगे। जो भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा वो 4 तरीके से लिखा जाएगा। या तो वो CFC होगा, CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या फिर HCFC होगा, HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या फिर HFC होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा, या फिर HC होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए इसको लिख भी लीजिए एक बार। CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFC का मतलब है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। HFC का मतलब है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक आप तभी बोलेंगे जब या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा, या हाइड्रोकार्बन होगा। क्या CO2 इन चारों में से कोई है? क्या CO2 इन चारों में से आपको कोई लग रहा है? इन चारों में से कोई नहीं है। CO2 ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ना हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। अगर मैं बात करूं CHF2Cl, बताइए ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, क्यों? क्योंकि सर ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है सर। इसमें कार्बन भी है, इसमें क्लोरीन भी है सर, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, तो ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक है। अगर मैं बोलता C3H6, ये भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है सर, क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब यह हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं लिखता R22, बताइए ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है?
कैसे पकड़े कि इनऑर्गेनिक है? अरे यार ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको मैंने डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअली ये जो CHF2Cl है ना, यही है R22। CHF2Cl को ही मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे R होता है ये रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है, और 22 जो ये लिखा हुआ है ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। और ये केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? CHF2Cl। ये भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। आप ये बोल सकते थे कि सर ये नहीं पकड़ पाऊंगा अभी, क्योंकि इसमें इसमें ये तो केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में आपने लिखा ही नहीं, ये तो डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में आपने लिख दिया। अब देखिए पकड़ पाएंगे इसको भी। मैं बोल रहा हूँ जितने भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होंगे ना, उनका डेजिग्नेशन जो रेफ्रिजरेंट का होता है वो लिखा जाता है R-7 प्लस मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जो भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा वो R-7 लगा होगा, और फिर उसके आगे मोलिकुलर वेट लिखा होगा। जैसे R717, ये कौन सा रेफ्रिजरेंट है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ये इनऑर्गेनिक है। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि सर ये R लगा हुआ है, फिर डैश देके 7 से स्टार्ट हुआ है, तो जब 7 से स्टार्ट हुआ तो ये इनऑर्गेनिक होगा। ये 17 क्या है? ये 17 मोलिकुलर वेट है। किसका? अमोनिया का। NH3। अमोनिया का मोलिकुलर वेट होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, पर 3 हाइड्रोजन है तो 1 into 3 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 17। तो ये अमोनिया का मोलिकुलर वेट होता है 17। R-717 क्या है? अमोनिया ही है। अगर मैं बोलूं वाटर, अभी आपने जैसे कि बताया था कि सर वाटर क्या है, वाटर है आपका इनऑर्गेनिक। अगर आपका वाटर इनऑर्गेनिक है तो इसको डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? R- फिर क्या लगा देंगे? 7, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का तो 1 होता है, अभी पता चल गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18। एक्चुअली में वाटर ही है R-718। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने बोला CO2 की इनऑर्गेनिक है, तो क्या है? R-7। कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 into 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 44। R-744 क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अरे नहीं यूज करते, मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूज होता है, मैं बस समझाने के लिए। तो आप अगर इनऑर्गेनिक अगर कहीं लिखा होगा, होता तो है ना, यूज नहीं होता क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उसके लायक नहीं है यूज होने के लायक। पर रेफ्रिजरेंट तो है, मतलब अगर हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिवाइड करें तो ये इनऑर्गेनिक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूज में नहीं बोल रहा हूँ कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं बस नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको कोई रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में अगर लिख के देगा तो आप पकड़ लोगे ना कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि R-32 बताइए ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है सर, 7 से स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए ऑर्गेनिक है। बहुत अच्छे। अब पर ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट भी जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है वो 2 तरीके का, कौन कौन सा? एक होता है सेचुरेटेड,
एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक बार लिख लेंगे, R डैश M-1 N+1 P और N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2। इसके लिए दो इक्वेशन याद कर लीजिए। देखिए आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, आप दोनों सबका केमिकल फॉर्मूला आप लिख पाएंगे। अनसैचुरेटेड का भी फॉर्मूला लिख लेंगे, R डैश M-1 N+1 P और N+P+Q इज इक्वल टू 2M। ये फॉर्मूला नोट कीजिए ऑर्गेनिक के लिए, सैचुरेटेड के लिए भी और अनसैचुरेटेड के लिए भी नोट कीजिए। अब देखिए ये तो फॉर्मूला है आपको M, N, P और Q का वैल्यू निकालने के लिए, और ये M, N, P, Q क्या है, तो जो भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, जितने भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट थे वो कैसे लिखे हुए थे, CmHnFpCl, मतलब उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा। मतलब आपको MnPQ का वैल्यू निकालना है और आप उसका केमिकल फॉर्मूला आराम से लिख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन होगा सर, तो फ्लोरीन क्लोरीन नहीं होगा, मतलब P और Q का वैल्यू 0 होगा। सर कोई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या है कि क्लोरीन नहीं होगा, Q का वैल्यू 0 होगा। सर कोई हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो उसमें क्लोरीन कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, मतलब MnPQ का वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ से एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसको नोट कीजिए पहले, डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट ऐसे नाम लिखते हैं। देखिए मैं आपको नाम लिख के दिखा रहा हूं R22 का। आप पहले मुझे बताइए कि ये R22 ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है या इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, कैसे पकड़ेंगे, देखिए कैसे पकड़ेंगे। जो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा ना, उसमें R डैश के बाद एक टर्म
एक टर्म m-1, दूसरा टर्म n+1 और तीसरा टर्म p लिखा होगा। और जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें पहला टर्म 1 लिखा होगा, फिर दूसरा टर्म m-1 आ गया, तीसरा टर्म n+1 आ गया और चौथा टर्म p आ गया। इसमें बताइए r डैश के बाद कितने टर्म है? दो ही तो टर्म है, एक और एक, ये दो। तो ये तो ना 3 आया ना 4 आया, और इसको 3 बनाया जा सकता है। एक पहले 0 लगा देता हूं, तो ये r22 ही तो अभी भी पढ़ेंगे इसको, पर एक 0 लगा के मैंने इसको 3 टर्म बना दिया। अगर किन्हीं को लग रहा है सर एक और 0 लगा के मैं 4 बना दूंगा, पर चलिए 0 लगा के आप 4 तो बना देंगे, पहला टर्म 1 तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर पहला टर्म 1 होगा तभी तो अनसैचुरेटेड होगा। पहला टर्म 1 होना चाहिए, मतलब 4 टर्म होने चाहिए और पहला 1 होना चाहिए। तो ये हमारा जो R22 है ये एक ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। कैसे वैल्यू निकालेंगे? इसको इससे कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। तो देखिए यहाँ पे m-1 है, r डैश के बाद यहाँ पे m-1 है, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है वो 0 लिखा है। वहां पे n+1 है और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है वो 2 है। वहां पे p है और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 2 है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा तो m का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा, n का जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी 1 निकल के आएगा, और p का वैल्यू जो है वो 2 निकल के आया। आपने MnP का वैल्यू निकाल लिया, मतलब इसमें कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन भी होगा, इसमें फ्लोरीन भी होगा। फ्लोरीन होगा कि नहीं होगा उसके लिए दूसरे इक्वेशन पे आपको वैल्यू पुट करना होगा। n+p+q इज इक्वल टू 2m+2। तो n का वैल्यू आपने निकाला है 1, p का वैल्यू आपने निकाला है 2 और q का वैल्यू आपने निकालना है, m का वैल्यू आपने निकाला है 1 और +2 कर दीजिए। इसको जब सोल्व करेंगे तो q का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 1। तो यहाँ पे m का वैल्यू आ गया 1, n का वैल्यू आ गया 1 और p का वैल्यू आ गया 2 और q का वैल्यू आ गया 1। तो नाम कैसे लिखेंगे? देखिए r22 का c, m के जगह पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। h, n के जगह पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। f, p के जगह पे 2 है तो 2 लिख देंगे। cl, q के जगह पे 1 है तो 1 नहीं लिखने की जरूरत है। मतलब CHF2Cl क्या है? R22। CHF2Cl क्या है? R22। अगर मैं आपको बोलता है कि R32 का केमिकल नेम लिख के दिखाइए, तो R32 भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है और सेचुरेटेड है, तो एक आगे 0 लगा के 3 टर्म बना देते। इसको भी क्या करते? m-1 इज इक्वल टू 0 हो जाता, n+1 इज इक्वल टू 3 हो जाता, p इज इक्वल टू 2 हो जाता। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो m का वैल्यू जो है आपका 1 आया, n का वैल्यू आपका 2 आया, p का वैल्यू भी आपका 2 है। तो n+p, दूसरा इक्वेशन n+p+q इज इक्वल टू 2m+2 होता है। तो n का वैल्यू आपने डाल दिया कि 2 होगा, p का वैल्यू आपने डाल दिया कि 2 होगा, q का वैल्यू आपको निकालना है। 2 इंटू 1+2 करेंगे तो आपका यहाँ पे q का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो इसका केमिकल नेम कैसे लिखेंगे? C 1 है, m का वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, H2F2Cl, Cl तो होगा ही नहीं क्योंकि Q का वैल्यू 0 है, तो ये CH2F2 ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। R32 जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, R22 हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था, इसीलिए R22 का यूज बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा है। क्लोरीन की मात्रा होने की वजह से ओजोन लेयर में जो आपका होल्स हो रहे हैं तो वहां पे वो इसके कारण हो रहा है, क्लोरीन के कारण।
तो हम बोलते हैं कि क्लोरीन जिसमें है उसका यूज मत कीजिए। तो आप अब जो एसी आप देखते होंगे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, इनमें R22 गैस जो है वो फिल किया जाता है, जिसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। R11, R12 इन सब गैस का यूज क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा थी। आप केमिकल नेम लिख के देख लीजिएगा, किसका किसका, R11 का, R12 का, R134 का, इन सब का केमिकल नेम आप लिख के देखिएगा, आपको पता चलेगा। एक बार केमिकल नेम लिखिएगा आप पहले, जैसे मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक होता है जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट, एक होता है एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट। जैसे मान लिया जाए आप लैब में कोई गैस बनाते हैं, लैब में भी तो बनाया जा सकता है, हाइब्रिड सुना है, हाइब्रिड। अब जैसे मान लिया जाए R22 का यूज तो बंद कर दिया, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है कि R22 की बहुत अच्छी होगी, और कोई और रेफ्रिजरेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी है, तो कुछ परसेंट इसका लिया, कुछ परसेंट इसका लिया, दोनों को मिला के एक रेफ्रिजरेंट बना दिया। तो एक रेफ्रिजरेंट का नाम देते हैं जियोट्रॉपिक और एक का नाम देते हैं एजियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट जितने भी 500 सीरीज के रेफ्रिजरेंट होते हैं वो जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं, और दूसरा एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं 400 सीरीज वाले। वीआरबी में किया जाता है, वीआरबी में आपका R410A फिल किया जाता है। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो 400 सीरीज वाले होते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, 400 सीरीज वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट, और जो 500 सीरीज वाला रेफ्रिजरेंट होता है उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट। जैसे आप बात करते हैं R410A का, R410A जो है वो आपका वीआरबी सिस्टम में ज्यादा यूज होता है, R410A ही भरा जाता है वीआरबी सिस्टम में। ये कैसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका R32 और R125 को मिला के, R32 का 50% और R125 का भी 50%, इन दोनों को मिला के 50-50% मिलाया गया तो एक रेफ्रिजरेंट बना, जिसको जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट के अंदर रखे, नाम दिया R410A। लैब में बनाया गया, कुछ प्रॉपर्टी R32 की अच्छी है, कुछ 125 की अच्छी है, R410 बना दिया गया। तो ये जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट होते हैं। लिखिए, जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। इट इज ए जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं it is a mixture of two or more refrigerant it is a mixture of two or more refrigerant at a certain pressure at a certain pressure at a certain pressure it is a mixture of two or more refrigerant at a certain pressure
मतलब सिंपल सी बात है, दो रेफ्रिजरेंट या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को एक सर्टेन प्रेशर पे एक फिक्स मात्रा में मिला के जो है जियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट को बनाया जाता है। हाँ जी, बढ़िया कौन होता है? ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट कहीं ज़्यादा यूज करते हैं सर। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में क्या आया, देखिए इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में वाटर आया, अमोनिया आया, तो एज ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में या फिर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में तो ज़्यादातर क्या फील किया जाता है, चिलर्स के अंदर ज़्यादातर R134A, आप विंडो एसी या स्प्लिट एसी देखते हैं उसमें R32 यूज किया जाता है। उसमें भी देखिए अब ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा कौन यूज होता है, सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड आता है इसमें, अनसेचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मतलब अनसेचुरेटेड का मतलब क्या, अनसेचुरेटेड का मतलब है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका मतलब ऐसा है कि वो किसी भी गैस के साथ रिएक्शन कर सकता है, और सेचुरेटेड का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, हिंदी में बोलते हैं, मतलब वो किसी के साथ भी, अगर लीकेज होगा तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। जैसे मैं एक रेफ्रिजरेंट लिख रहा हूँ C3H6, अब ये C3H6 जो है वो अनसेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है। यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से अगर आप जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन अगर इसको दीजिएगा, एक इसको दीजिएगा और एक इसको दीजिएगा, तो देखिए बॉन्ड कंप्लीट हुआ ही नहीं। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और तो एक एक ये क्या कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये तो एक एक शेयर करके 4 इसके पास हो गए, एक कार्बन का ले लिया और 3 हाइड्रोजन का, इसके पास भी 4 हो गए, पर ये जो बीच वाला कार्बन था इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ये तो बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कार्बन 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 के बीच ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। अब डबल बॉन्ड जब लगाया तो इसके पास एक ज्यादा हो गया तो इसका एक हटा दीजिए, मान लिया जाए, तो इसके पास तो 4 हो गए, इसके पास भी 4 हो गया, और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। अब देखिए हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल चुके हैं, 4 अपने पास थे, 4 और ले लिए, और 8 इलेक्ट्रॉन्स मिला के ये अभी के लिए ये बॉन्ड बना चुका है। और आप खुद सोचिए, ये कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर इनको कोई कार्बन मतलब इन दोनों से आपस में जो बॉन्ड बनाया है इससे कोई अच्छा मिलेगा, मतलब एक और हाइड्रोजन कहीं मिल गया, लीक हो गया और मिल गया, तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा ना। अब हाइड्रोजन छोड़िए किसी ऐसे गैस के साथ बॉन्ड बना लिया जिससे पॉइजन क्रिएट हो गया, तो ये आपका अनसेचुरेटेड हुआ। अनसेचुरेटेड मतलब ये अभी के लिए बॉन्ड बनाया है, पर बाद में बॉन्ड तोड़ भी सकता है ना आपस में, कोई अच्छा मिल गया तो इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट। अनसेचुरेट अभी तो हमने बोला कि सर केमिकली स्टेबल होगा रेफ्रिजरेंट, जो एज ए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज होगा वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। सॉरी केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी एक्चुअली क्या हुआ है, क्लास एंड हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट थी, मैं बोलता चला गया था लगातार, मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ अभी, बाकी जो थोड़ा डाउट होगा वो कल वाली क्लास में क्लियर कर लेंगे।